नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके सभी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है समीकरण 2 पर घात x प्लस 5 बराबर 2 पर घात x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा कि जब आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो उसी घातांक के नियम को फॉलो करते हुए मैं दोनों जो गुणा है, आधार समान आधार और घात का जो गुणा होता है उसको अलग अलग कर दे रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घात x गुणे 2 पर घात 5, इतना ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए इसको भी मैं घातांक के नियम से तोड़ रहा हूं तो क्या लिख सकते हैं 2 पर घात x गुणे 2 पर घात 3 और ये प्लस 12 ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए, इस पूरे पक्ष को मैं इधर माइनस में पक्षांतर करूंगा जब, तो माइनस में हो जाएगा। और यहां पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 पर घात x कॉमन है। तो दोनों पर जो घात x कॉमन था उसको मैं कॉमन ले रहा हूं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचा है 2 पर घात 5 जिसका मान हो जाएगा 32 और यहां पर बचा है 2 पर घात 3 जो कि उधर जब पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी 2 पर घात 3 यानी कि 8 इज इक्वल टू ये 12 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर बचा 2 पर घात x और ये 32 में से 8 घटेगा तो 24 बचेगा। 24 बचेगा, इधर 24 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 12/24 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? इसको जब हम लोग काटेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 1/2 मान आएगा, 1/2 मान आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 पर घात x है तो इसको भी हम लोग 2 पर घात के रूप में कन्वर्ट कर दे तो डायरेक्टली हम लोग आधार समान होने की वजह से जो घात है उसको समान करके निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर घात x बराबर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात -1 लिख सकते हैं। 2 पर घात -1 का मान 1/2 होता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए जब आधार समान है तो घात भी समान होगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए x का मान -1, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि व्यंजक x² - 2ax प्लस a स्क्वायर को x प्लस a से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल बचता है, तो a का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर शेषफल 0 बचता तो इसका मान 0 रख के यहां से x का मान हम लोग निकाल करके इसमें x का मान पुट करते तो इसका मान भी 0 आता। क्यों? क्योंकि तब ये इसका एक गुणनखंड हो जाता और गुणनखंड के कंडीशन में x की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल कर रखेंगे तो व्यंजक पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, 0 आता। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, 4 शेषफल बचता है, यानी कि यहां पर 0 ना होकर के 4 शेषफल बच रहा है। तो उस कंडीशन में x का मान हम लोग यहां से निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में रखते हैं, देखते हैं a का मान क्या आएगा। ठीक है। देखिए, x का मान यहां से निकालेंगे, इसका मान 0 रख करके, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। x बराबर -a, तो दिए गए इसमें देखिए -a आपको रखना है x के जगह पर। ठीक है। तो -a का स्क्वायर करेंगे तो यानी a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए -a और ये माइनस पहले से है तो +2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से a स्क्वायर यहां पर पहले से ही है, प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 कहां से आया, क्योंकि आपको दिया गया 4 शेषफल बचता है। ठीक है। अब देखिए, ये 1 स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर, टोटल 4a स्क्वायर हो गया बराबर 4। अब 4 से 4 कट जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ रहा है √1। a का मान क्या आ रहा है, √1, यानी कि a का मान +-1 आएगा। क्यों +-1 आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि a स्क्वायर का मान 1 था। यहां पर देखिए a स्क्वायर का मान 1 था तो a के जगह पर अगर मैं -1 रखूं तो भी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और a के जगह पर +1 रखूं तो भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। इसलिए a का मान क्या आ जाएगा, +-1, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है +-1, इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, इसी तरीके से 10 तक ये सीरीज चल रही है, -50 का मान क्या होगा। तो किसी सीरीज में n प्रथम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे कि n ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। जहां पर n का मान कितना है, n का मान हमारा 10 है, तो n की जगह पर 10 रख दीजिए। तो यहां पर रखेंगे 10 और यहां पर रखेंगे 10 + 1/2, तो इसको देखिए ये 5 हो जाएगा और ये 11 × 5 = 55 हो जाएगा। और माइनस का 50 यहां पर पहले से था तो -50 यहां पर चलेगा, तो 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 5 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि प्रेक्षणों यक्स, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 7, यक्स प्लस 10 का माध्य हमें 9 दिया गया है तथा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। देखिए ये सबका माध्य दिया गया है। माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो उसे हम लोग माध्य बोलते हैं। तो इसको जोड़िए, यहां पर यक्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5x तो पहले हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिए 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 और 10, 25, 25 डिवाइडेड बाई टोटल यहाँ पर कितने पद थे, देखिए एक पद ये, एक पद ये, 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, टोटल 5 पद थे और इसका माध्य कितना दिया गया, 9 दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए यहाँ ऊपर से 5 मैं कॉमन लेकर के नीचे 5 से काट देता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 कम 5 कट जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, मैं कॉमन लेके काट रहा हूं, चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यक्स प्लस 5 बराबर 9 आ गया, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 में से 5 घटेगा तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान 4 आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो अंतिम 3 कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसमें यक्स का मान 4 रखेंगे तो पहली संख्या जो बनेगा वो 4 प्लस 5 यानी कि 9 बनेगा। दूसरा देखिए 4 प्लस 7 11 बनेगा और तीसरा 4 प्लस 10 14 बनेगा। इनका माध्य निकालने के लिए तीनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 11 20 हो गया, 20 और 14 34 हो गया, 34/3। क्यों, क्योंकि पदों की संख्या 3 हो गई है। तो देखिए 3 11 बार में जाएगा तो 11 3 33 और एक शेषफल बचा /3। 11 सही 1/3 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 11 सही 1/3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। देखिए समकोण पर द्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया कि विकर्ण आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगे, वो तो है ही, साथ ही साथ जहां पर विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये केवल 2 ही आकृति में होती है। देखिए एक तो होता है वर्ग में, वर्ग में क्या होता है, ये वर्ग है तो इसमें ये जहां पर ये पॉइंट काट रहा है, देखिए इसकी लंबाई बराबर होगी और इसकी लंबाई बराबर होगी और ये जो होता है चारों ये आपस में समकोण होते हैं, यानी कि 90 अंश के होते हैं। और इसके अलावा समचतुर्भुज में होता है। समचतुर्भुज किस प्रकार से होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसके बाद से ये जो विकर्ण होते हैं ये भी विकर्ण आपस में 90 अंश पर काटेंगे और समद्विभाजित करते हैं, ये भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्ग तो दिया नहीं गया लेकिन समचतुर्भुज दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करें अगर आयत की तो देखिए आयत कुछ इस प्रकार से है, यहां पर देखिए ये 90 अंश पर नहीं काटता है, देखिए ये 90 अंश नहीं होगा और जैसे ही आप आयत की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्या ये 90 अंश होगा, नहीं होगा, इसलिए आयत 90 अंश पर नहीं काटता है तो ये गलत हो गया। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, तो ये इस प्रकार से होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर नहीं काटते हैं, तो ये भी नहीं होगा। पतंग का भी समकोण पर नहीं काटता। तो 3 विकल्प तो गलत होगा, एक ही विकल्प बचा समचतुर्भुज, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके ही विकर्ण समकोण पर काटते हैं और द्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस पाद में स्थित है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड्रेंट में पूछा जा रहा है कि किस में पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए किसी भी बिंदु को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये ऊपर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये x और y दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन यहां पर ध्यान ये दीजिए कि हमें दोनों निगेटिव में दिया गया है। तो निगेटिव में कैसे होगा, अगर x को हम लोग इधर बढ़ा दें तो ये इधर निगेटिव हो जाता है, तो ये -x को डिनोट कर रहा है। और अगर y को हम लोग नीचे बढ़ा दें तो ये -y को निरूपित कर रहा है। क्यों निरूपित करता है, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट है ये तो 0 था, अब इसके नीचे जाएंगे तो ये माइनस में ही तो होगा। अब ये इधर जाएंगे तो इधर माइनस में ही तो होगा, इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये y वाला प्लस में हो जाएगा। हमसे क्या बोला गया, -2 बोला गया, तो पहला वाला x को डिनोट करता है, तो x वाला एक्सिस ये वाला है। अब यहां तक 0 था, अब -2 देखिए 1 और 2, यानी कि ये -2 को यहां निरूपित करेगा और -3 बोला गया, -3 यानी कि y का -3 बताया जा रहा है। तो देखिए ये 0 हो गया, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे आएंगे 1 2 3,
ये देखिए ये -3 को निरूपित करा है, यानी इधर से ये चलेंगे और इधर से ये चलेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा यही निरूपित करेगा -2 और -3 को। और ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? ये तीसरे में पड़ रहा है। देखिए ये वाला जो हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ये किस में पड़ रहा है बिंदु? ये पड़ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी तृतीय में। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी तृतीय इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बार बार आपको निरूपित करने की आवश्यकता नहीं है कि किस में पड़ेगा, सिर्फ आपको चिन्ह देख करके पहचान लेना है। जैसे कि देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव था और ये निगेटिव था। तो ये वाले में क्या पड़ेगा? देखिए ये वाले में देखेंगे तो ये वाला और ये वाला एक्सिस पड़ रहा है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस वाले में हो जाता है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखिए पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं, तो एक्स क्या है? इधर निगेटिव है, और उसके बाद से वाई को लिखते हैं, तो वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव आएगा तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब देखिए तीसरे में आ जाइए, ये पहला हो गया था, ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा और ये चौथा। तो तीसरे वाले में देखिए पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों निगेटिव होगा तीसरे में। और चौथे में आइए, पहले एक्स को लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वाई को लिखते हैं तो वाई यहाँ पर निगेटिव है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव किस में हो जाता है? चौथे में हो जाता है। ठीक है, तो केवल चिन्ह देख करके आप समझ जाएंगे कि किस में पड़ेगा, आपको निरूपित करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। माइनस माइनस दोनों था, -2 -3 दोनों माइनस में था, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तृतीय सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 कार द्वारा और शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा में कुल कितनी दूरी रही? ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपनी यात्रा का 2/5वां भाग, मान लीजिए उसने कुल x किलोमीटर चला, कुल यात्रा x किलोमीटर था, तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए x में से क्या घटाना पड़ेगा? 2/5वां भाग वो ट्रेन से चला है, 2/5 मैं यहां से घटा देता हूं, 2/5वां भाग x का। ठीक है, उसके बाद से देखिए 1/3 बस से चला है, अब इसका x/3 ये बस से चला, और 1/4 कार से, यानी कि प्लस x/4 कार से, तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चला। यानी कि इतना जोड़ने के बाद से, ये इन तीनों को जोड़ने के बाद से अगर शेष निकालना रहे तो कुल दूरी x थी, तो x में से मैं इनको घटा देता हूं, तो इसका मान कितना दिया गया? 3 किलोमीटर दिया गया। अब इसको देखिए, इन सबका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर 5, 3 और 14 दिया गया है, तो यहां पर एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। बाहर मैं x को कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +20, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15, और ये इधर माइनस में है x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 24 और 20, 24 20 44, 44 और 5 49 और 10 59 हो जाएगा, 59। अब 60 यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 60x माइनस 59x, यानी कि ऊपर बचेगा x/60 बराबर 3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 60 × 3, यानी कि x का मान 180 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? 180 किलोमीटर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए दिया गया है x + 1/x बराबर, इसका मान 5 दिया गया है, तो इतने का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो हमें गिवन है, इसके दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देते हैं। फायदा क्या होगा? वर्ग करने से देखिए ये वाला हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसी का मान हमें निकालना है। तो दोनों पक्षों का, यहां पर दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे a² + b² + 2a, a के जगह पर मैं x रखता हूं और b के जगह पर 1/x रखता हूं, 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसी का तो मान हमें निकालना है, इसी का तो मान पूछा गया था। यहां पर x से x कट जाएगा और यहां पर केवल 2 बचेगा, 2 इधर पॉजिटिव में, इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि 25 में से 2 घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इसका पूरा मान 23 आ रहा है, और इसी का मान हमसे पूछा गया था। देखिए इसी का मान पूछा गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 23 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न गुणनखंडों में कौन सा विकल्प इस दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है? देखिए किसी भी संख्या का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 × 2 × 3 होगा। ये 12 का गुणनखंड आप लोग बताते हैं। तो यानी कि अब
अगर प्रश्न में हमसे ये पूछता कि 12 का गुणनखंड क्या होगा और इसमें से 2 या फिर 3 में से कोई भी विकल्प में देता तो वो हमारा उत्तर हो जाता। यानी सीधे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि इस व्यंजक को हम लोग सरल कर लें और इस फॉर्म में ले आए, इस फॉर्म में ले आए कि हमें गुणनखंड के तौर पर, गुणा के तौर पर हमें व्यंजक मिल जाए, और यहाँ पर जितने भी अलग अलग गुणा के तौर पर व्यंजक मिलेंगे वहीं उसका गुणनखंड होता है, वहीं उसका गुणनखंड होता है। कैसे? जैसे कि अगर मैं 12 का गुणनखंड पूछूं तो आपसे आप क्या कहेंगे कि ये 2 से भी विभाजित होगा, ये 3 से भी विभाजित होगा, यानी 2 और 3 इसका गुणनखंड ही तो होगा। ठीक है, तो इसी के तौर पर इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको गुणा के अंतिम स्तर तक ले जाते हैं कि कितना हम लोग छोटा कर सकते हैं। उसके बाद से जो गुणा के फॉर्म में आएगा वहीं उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हम लोग बचपन से a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि y का क्यूब प्लस 3ab यानी कि एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का अंदर मैं जब गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इससे पूरे तरीके से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास ये आ गया, 2 व्यंजक मिल गया गुणा के तौर पर। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे देखिए 12 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 गुणे 3 करते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा के तौर पर हमें मिल जाता है और इससे छोटा हम लोग नहीं तोड़ सकते, तो प्रत्येक यहाँ पर अलग अलग जो व्यंजक होता है वो उसका गुणनखंड के तौर पर देखा जाता है। अब या तो इसका गुणनखंड 3xy होगा और या एक्स वाई होगा, मतलब दोनों इसका गुणनखंड होगा। हमें यह देखना है कि विकल्प में कौन सा दिया गया है, तो 3xy और x प्लस वाई ये दोनों इसका गुणनखंड होगा। अब देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, चलिए यहां पर विकल्प में देखिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, लेकिन अगर बात करें 3xy हमें मिला था, 3xy मिला था, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक यन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए एक व्यंजक है। कहा क्या जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि यन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी। और इसका फॉर्मूला हमसे पूछा गया, व्यंजक पूछा गया, जनरल आइडिया हमसे पूछा गया है। देखिए यहां पर एक बहुभुज को मैं मान लीजिए वर्ग लेता हूं। वर्ग क्या है, ये 4 भुज है, चतुर्भुज है, यानी कि यन का मान यहाँ पर क्या है, यन का मान आप कहेंगे कि 4 है। तो इसमें एक शीर्ष, क्या बोला गया था, किसी शीर्ष, यानी केवल एक ही शीर्ष की बात की गई है। तो एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर केवल एक ही विकर्ण हो ही पाएगा इस शीर्ष से। क्या इस शीर्ष से और कोई दूसरा विकर्ण हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं इधर इस को मिलाऊं तो ये तो यही रेखा हो जाएगी, और इसको इधर मिलाऊंगा तो यही रेखा हो जाएगी। यानी कि जब यन का मान 4 था तो हमारे पास एक शीर्ष से जो विकर्ण हो सकता है उसकी संख्या केवल 1 होगी। अगर यन का मान मैं बढ़ाऊं, अब पहले चतुर्भुज था, अब मैं पंचभुज कर देता हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं इसको पंचभुज कर देता हूं, पंचभुज हो गया। अब देखिए एक शीर्ष से अगर विकर्णों की संख्या मिलाएं तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई विकर्ण होगा, नहीं होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, विकर्ण तो होंगे लेकिन इस शीर्ष से तीसरा विकर्ण नहीं हो सकता। इस शीर्ष से केवल 2 ही विकर्ण पॉसिबल है, अगले शीर्ष से तीसरा विकर्ण पॉसिबल होगा, लेकिन इस शीर्ष से केवल 2 ही विकर्ण पॉसिबल है। तो जब यन का मान 5 था, यहां पर ये पंचभुज था, तो यानी यन का मान 5 था, तो विकर्णों की संख्या एक से शीर्ष से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं षष्ठभुज खींचूं, जैसे कि ये देखिए 2 भुजा हो गया, ये 4 भुजा हो गया और ये मिलाकर के 6 भुजा हो गया। अब देखिए इस शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि जब यन का मान मैं 6 ले रहा हूं तो विकर्णों की संख्या क्या हो रही है, 3 हो रही है। अब इससे भी ज्यादा जब आप जाएंगे तो यही जनरल चीजें आपको मिलेंगी। अब आपको तीनों में रिलेशन फाइंड करना है। देखिए यहां पर 4 में से 1 घटा तो हमारा 3 आ गया, 4 में से 1 घटा तो 3 आ गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। यानी कि ये फिक्स है कि जितनी भुजा हो रही है उससे 3 कम, जितनी भुजा हो रही है उससे 3 कम हमारा विकर्ण की संख्या आएगा। तो जितनी भुजा हो रही है, भुजाओं की संख्या को यन ही तो कह रहे हैं, और उससे 3 कम यानी कि -3। यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो n-3 होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा और मैं आपका समय लूंगा। अगर आपसे यह पूछे कि किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा धैर्य और रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे की परीक्षाओं में आपको यही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो व्यंजक होता है वो होता है n ब्रैकेट में n-1
डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, जहां पर n उस बहुभुज की भुजा थी। जैसे कि देखिए मैं आपको एक जनरल उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने वर्ग लेकर के चला, तो वर्ग में टोटल विकर्णों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। टोटल विकर्णों की संख्या 2 होती है। यहां पर देखिए प्रश्न में एक शीर्ष से पूछा गया था, अब मैं बोल रहा हूं जनरल कि सभी शीर्षों को मिलाकर के कुल कितने विकर्ण होंगे उसकी संख्या मैं बता रहा हूं। तो वो कैसे निकलेगा? देखिए n का मान यहां पर 4 रखेंगे, 4 और n का मान 4 माइनस 1 यानी कि 3, 4 तिहाई 12, 12 बटे 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से n का मान 4 रख करके घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, यानी कि विकर्ण की संख्या 2 इसमें फुलफिल कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पंचभुज की संख्या पूछूं, पंचभुज में कुल विकर्णों की संख्या, तो पंचभुज कैसे होता है? आप कहेंगे कि इस प्रकार से होता है। इसमें टोटल विकर्ण कितने हो सकते हैं? देखिए एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, 2 ये हो गया। उसके बाद से देखिए इस वाले से देखें तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 4 हो गया। उसके बाद से देखिए इस वाले से देखें तो एक ये हो सकता है, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद से देखिए और ये वाला तो पहले से ही हम लोग काउंट कर चुके हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद से देखिए इसको ले तो ये वाला विकर्ण पहले ही काउंट कर चुके हैं, ये वाला पहले ही काउंट कर चुके हैं तो ये भी नहीं लेंगे। ये वाला देखें तो ये वाला पहले ही हो चुका है, ये वाला पहले ही हो चुका है, यानी टोटल विकर्णों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। टोटल विकर्णों की संख्या 5 होगी पंचभुज में, ठीक है। तो अब इस पर रख करके देखिए क्या ये फुलफिल कर रहा है? तो n की जगह 5 रखना था, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा, 20 में से 2 20 बटे 2 यानी कि 10, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा। वहीं तो हमारा आ रहा था कुल विकर्णों की संख्या, यानी कि ये पूरी तरीके से फुलफिल करता है। देखिए मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, जब किसी एक ही शीर्ष से विकर्णों की संख्या पूछे तो उसका उत्तर होता है n-3, और जब किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में हमसे सिर्फ एक शीर्ष के बारे में पूछा गया था तो इसका उत्तर था n-3। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यानी कि एमआरपी दिया गया है, प्रिंट रेट दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि दुकानदार 5% की छूट देता है। अब एमआरपी पर 5% की छूट दिया गया, यानी कि कितने में बेचा होगा? 95% में बेचा होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, जिसमें से 5% उसने छूट दे दिया तो इसका 95% में बेचा होगा। यहां तक क्लियर? आगे पढ़िए। और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या बोला गया कि 500 रुपया उसका एमआरपी था, तो मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि 500 रुपया उसका एमआरपी था। अब 5% की वो छूट दे दिया, यानी कितने में बेचा होगा? 95% में बेचा होगा, तो इसका 95% हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि इतने में बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है। टोटल 100% होता है और उसमें 25% लाभ हो रहा है, यानी कि टोटल उसको 125% का ये वैल्यू दिया गया सीधे तौर पर। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या बोला जा रहा था? लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ही तो होता है, सीपी। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो 100% का मान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 500 गुणे 95 बटे 100 है, और ये 100 ऊपर गुणा हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 125। यहां तक क्लियर? अब देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा, और इसको अगर हम 5 से काटें तो 19 पचे 95 होता है, और 5 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50 और एक जीरो लग जाएगा। अब देखिए 19 गुणे 20 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 19 दूनी 38 और एक जीरो लगा देंगे तो 380 रुपया। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 380 रुपया इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यानी उसका लागत मूल्य क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 380 रुपया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना होगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x + y + xy डिवाइडेड बाई 100, ये प्रतिशत में कितना चेंज होगा ओवरऑल ये बताता है। अब अगर यहां पर देखिए, यहां पर गिरावट हुई है, प्रतिशत में गिरावट हुई है, तो x का मान भी हम लोग माइनस लेकर के चलेंगे और y का मान भी माइनस लेकर के चलेंगे, क्योंकि दूसरे बार भी गिरावट हुई है, ठीक है। तो दोनों माइनस लेकर के चलेंगे। तो पहली बार गिरावट यानी x का मान कितना दिया गया? 10, 10 को हम लोग माइनस में लेकर के चलेंगे। y का मान कितना दिया गया है? 12, ये भी माइनस में होगा क्योंकि दोनों बार गिरावट हुआ है। उसके बाद से प्लस x का मान -10 गुणे y का मान -12 डिवाइडेड बाई 100। यहां तक क्लियर? देखिए 1 0 से 1 0 मैं काट दे रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा? ये -10 का और ये -12 -22 हो जाएगा, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और 12/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/10 का मान कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। अब 22 में से 1.2 घटाइए, क्या बचेगा?
जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब मैं घटाऊंगा तो 10 में से 2 हो जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 21। 21 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 20, यानी कि 20.8%। अब यहाँ पर माइनस ये शो कर रहा है कि उसको इतने का घाटा होगा, 20.8% का घाटा होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा दिए गए विकल्प में? देखिए ऑप्शन नंबर सी 20.8 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए इसका मान क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 12। 12 में अब 52 जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? देखिए 12 में 52 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब 64 का मान, इतने का पूरा का मान अंडर रूट में 8 आ जाएगा। अब देखिए 248 ये है और 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 256। 256 आएगा और 256 का वर्गमूल क्या होता है? तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 16। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित किया जाए, तब पश्चिम दिशा की दर्शाई जाएगी। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। डायरेक्शन आप इस प्रकार से पढ़ते हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। कहा क्या जा रहा है कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है। अब ये देखिए ये दक्षिण पूर्व दिशा हो गया, क्योंकि दक्षिण दिशा ये था और पूर्व दिशा ये था, तो इनके बीचों बीच यानी 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन था, देखिए हमसे ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर दिशा था वो प्रदर्शित कर दिया जाए साउथ ईस्ट पर, यानी कि इस पर ये नॉर्थ वाला आ जाए, इस पर ये नॉर्थ वाला आ जाए, तो पश्चिम दिशा किधर चला जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको नॉर्थ को हमें ओवरलैप करा देना है इस पर। कैसे ओवरलैप करा सकते हैं? देखिए ये इसको मैं 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ ईस्ट पर आ जाएगा नॉर्थ, और 45 डिग्री और घुमा दूंगा यानी कि 135 डिग्री। 135 डिग्री घुमाते ही ये जो नॉर्थ वाला है वो इसके ओवरलैप कर जाएगा साउथ ईस्ट पर, यानी कि 135 डिग्री घुमाने पर ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा। जब इसको हम लोग इधर इस प्रकार से घुमा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेस्ट वाला भी तो इस प्रकार से घूम जाएगा, क्लॉकवाइज में घूम जाएगा। हमसे यही पूछा गया था कि पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। तो जब इसको 135 डिग्री घुमाएंगे तो देखिए 90 डिग्री पर तो यहां पर आ जाएगा नॉर्थ में वेस्ट वाला, और 45 डिग्री और, यानी कि यहां से 45 डिग्री और घुमाएंगे तभी तो वेस्ट आपका 135 डिग्री होगा। तो ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा? ये देखिए ऊपर नॉर्थ है और नीचे ईस्ट है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा, मुझे पता है आपके मन में ये आ रहा होगा कि नीरज तुमने इसको ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, क्या मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो भी उत्तर सेम आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट था, ऊपर आपका नॉर्थ था और नीचे आपका साउथ था। हमसे क्या बोला गया कि दक्षिण पूर्व दिशा जहां पर है, दक्षिण पूर्व दिशा यहीं पर है, वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित किया जाए। इसके पहले मैंने इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाया था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ को यहां पर आने के लिए कितना डिग्री का गैप है? देखिए 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, टोटल 180 अंश हो गया, और प्लस ये 45। 180 और 45 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 225 हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें 225 डिग्री घूमना पड़ा है। कितना? 225 डिग्री। यहां तक क्लियर? चलिए, जब ये एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूम जा रहा है तो जो वेस्ट था यानी ये पश्चिम, ये भी तो 225 डिग्री घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ साउथ पे पहुंचेगा, 90 डिग्री और घुमा यानी 180 डिग्री जब घूम जाएगा तो ये ईस्ट पर पहुंच जाएगा, और अभी भी 45 डिग्री हमें घूमना है क्योंकि 180 हुआ है और 225 तक चलना है। तो 45 डिग्री और जब घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दोनों कंडीशन में, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, दोनों कंडीशन में आपका उत्तर नॉर्थ ईस्ट ही आएगा, उत्तर पूर्व ही आएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी? मैं मान ले रहा हूं कि वो संख्या मान लीजिए x है, तो x का 16% हमें निकालना है। तो 16/100 मैं कर देता हूं, और 21 में जोड़ने के लिए बोला गया था तो मैं 21 में जोड़ देता हूं। तो बोल रहा है कि स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। स्वयं संख्या क्या है? x ही तो है। अब यहां पर देखिए 4 से मैं काटूं तो 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। अब मैं एलसीएम यहां पर 25 ले रहा हूं। ये देखिए ये ऊपर क्या बचा है?
ऊपर आपका बचा है 4x बचा है, 4x हो जाएगा। और ये इसका 25 गुणे 21 करेंगे तो 25 गुणे 21 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 525 आ जाएगा बराबर x। अब देखिए 25 का x में गुणा होगा तो 25x हो जाएगा और ये 4x इधर पॉजिटिव में है, उधर जाकर के घट जाएगा, यानी 25 में से 4 घटाएंगे तो 21x बचेगा, यानी कि 21x का मान कितना आ गया, 21x का मान आ गया 525। कितना आ गया, 525 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 25, यानी x का मान 25 आ गया। वो संख्या कितनी थी, वो संख्या 25 थी, क्योंकि x ही तो हम मान करके चले थे कि वो संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 25 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब यहां पर ये मिसप्रिंट है, उससे नहीं सबसे होगा, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि अभी वर्तमान में उस परिवार में 5 सदस्य हैं और सबकी आयु का योग करके भाग देने पर यानी औसत यहां पर 20 वर्ष दिया गया है। इसमें जो सबसे छोटा सदस्य है परिवार का वो 10 वर्ष का है अभी वर्तमान में, लेकिन जब ये पैदा हुआ था उस समय इसको हटा करके बाकी के 4 सदस्यों की औसत आयु क्या थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग हम लोग पहले निकाल लें। वर्तमान में आयु का योग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 20 25 100, कितना हो जाएगा, 100 साल। परिवार के सभी सदस्यों 5 सदस्यों के आयु का योग 100 साल था। अब 10 वर्ष पहले की बात करें तो ये बच्चा 10 वर्ष का है, यानी 10 वर्ष पहले ये नहीं होगा, जब ये पैदा हुआ होगा उस समय मतलब कि इसके पैदा होने से पहले, यानी कि जब ये पैदा कब हुआ, 10 साल पहले, यानी कि हमसे क्या बोला जा रहा है कि जब ये पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी, मतलब कि इसको हटा करके बाकी के लोगों की औसत आयु हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब ये पैदा हुआ होगा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले तो ये था नहीं, तो 10 इसमें से मैं घटा दूं। अब केवल इसी की आयु 10 साल थोड़ी हुई है, बाकी के परिवार की भी तो आयु 10 साल बढ़ी होगी। प्रत्येक जैसे माता पिता होंगे तो उनकी भी आयु 10 साल हो गई होगी अभी वर्तमान में। 10 साल पहले की तुलना में आपके माता पिता की आयु 10 साल बढ़ी ना। तो वहीं कह रहा हूं कि यहां पर केवल इस बच्चे की आयु नहीं घटेगी, बल्कि 5 सदस्यों की आयु भी तो बढ़ी होगी 10 साल में, इसलिए 5 से गुणा कर देंगे। अब 100 में से 10 गुणे 5 यानी 50 घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 50। यानी कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था, 10 साल का जो अभी बच्चा है, जब ये पैदा हुआ था उस समय परिवार के बाकी के सदस्यों यानी 4 सदस्यों का जो कुल योग था आयु का वो 50 वर्ष था। अब हमसे औसत पूछा गया तो यानी कि इसको हटा करके बाकी के 4 सदस्य बचे, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा और बच्चों का 48, 2 साल और बच जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2, 1/2 12 तो ये पूर्ण हो गया, मतलब कि 12 साल और प्लस 1/2 यानी कि 6 महीना। 1/2, 1 साल को 2 भागों में बांटेंगे तो 6 ही महीना तो आएगा, यानी 12 साल 6 महीना। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि क्या होता है, आप कहेंगे कि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मान पहले कितना दिया गया था, 4 पाई दिया गया था। कितना दिया गया था, 4 पाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका हम लोग काट दें तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी आर का मान कितना आ गया, आर का मान 2 आ गया। R1 का मान आप समझ लीजिए। ठीक है, R1 का मान 2 आ गया। अब कहा यह जा रहा है कि इससे बढ़ा करके 8 पाई कर दिया गया। अब R2 का मान निकालिए। R2 का मान कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि परिधि ये भी है, यानी 2 पाई, R2 का मान कितना दिया गया है, आप कहेंगे कि 8 पाई दिया गया है। अब इससे इसको काट देंगे तो 4 आएगा, यानी R2 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और R1 का मान कितना था, R1 का मान 2 था। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा R1 का, और पाई R2 स्क्वायर दूसरे का हो जाएगा। और गुना हमसे पूछा गया तो हम सीधे भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। R2 का मान हमारा कितना आया था, 4 आया था, और R1 का मान कितना आया था, 2 आया था। और दोनों का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, इससे ये काट देंगे तो 2 बार में चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी समांतर माध्य हमें दिया गया, तो समांतर माध्य क्या कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n n + 1 / 2, यही तो होता है।
तो ये सबका योग हो गया। अब हमें समांतर माध्य निकालना है, यानी कि पदों की संख्या से हमें भाग देनी होगी। पदों की संख्या कितनी है, n प्राकृतिक संख्या बोला गया, यानी पदों की संख्या n हो जाएगी। और इसका मान कितना दिया गया, 15 दिया गया। देखिए ये n से ये n कट जाएगा, ठीक है। अब ये दो इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। और 30 में से ये प्लस इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 30 में से एक घटेगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, n का मान 29 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 29। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 29 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। कोटि पूरक क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा कोण जब उसके कोटि पूरक कोण में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान 90 अंश के बराबर होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा कोण जो कि 90 में से घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वो उसका कोटि पूरक कहलाता है। तो कहा क्या जा रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। मान लीजिए कि वो कोण x है, अब उसका कोटि पूरक भी x है। क्यों, क्योंकि बराबर बोला गया ना, तो दोनों कोण x है, तो इसका मान क्या बोला जाएगा, कोटि पूरक के बराबर, यानी कि 90 अंश के बराबर। अब 2x बराबर 90 दिया गया है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 45 अंश ही तो होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि इतने का मान c प्लस डी √7 है तो c प्लस डी का मान क्या होगा। यहां पर देखिए इतने का मान इतना दिया गया है, तो c प्लस डी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं, और इसको इस फॉर्म में ला करके हम लोग कंपेरिजन करके c और d का मान निकाल लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद से c और d का मान इसमें रख करके पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको लेकर के चल रहा हूँ। देखिए क्या दिया गया है, केवल इतने को लेकर के चल रहा हूँ। तो अंश और हर में क्या कर रहा हूँ मैं, 3 + 4 √7 से गुणा कर दे रहा हूँ। जब मैं अंश और हर में दोनों में गुणा करूंगा तो जाहिर सी बात है कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब ऊपर गुणा करेंगे तो 3 × 9, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12 √7। इसके बाद से इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 √7, और 12 √7 ये पहले से था, और 3 और जोड़ देंगे यानी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 15 √7 लिख दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 ये है और 4 √7 ये है, तो 7 ये हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 28। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये a + b है और दूसरे ब्रैकेट में a - b है, तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और -b², b कितना है, ये है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यानी कि 16 × 7 करेंगे 112 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ऊपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 ये है और 28 ये है। 9 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 37 आ जाएगा। 37 और प्लस 37 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद से यहां पर प्लस 15 √7 ये बचा हुआ है, 15 √7 ये बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 9 माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस का 1/3 आ जाएगा, माइनस का 103 आ जाएगा, माइनस का 103, क्योंकि 112 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 103 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था कि हमें इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में c + d √7। तो यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको अलग कर दे रहा हूँ पूरे को, तो इसको लिख सकते हैं 37 बटे माइनस का 103, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 √7 बटे 103, यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया गया था, c + d √7 दिया गया था। अब इससे इसको कंपेरिजन करेंगे तो सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि c का मान ये है और d का मान क्या है, d का मान देखिए √7 को केवल हटा दीजिए, तो ये वाला हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -15 बटे 103 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि c + d का मान हमसे पूछा गया था, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 37 बटे 103 ये पहले का है माइनस में, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा आपका माइनस में 15 बटे 103, 15 बटे 103। इन दोनों को जोड़िए, 103 कॉमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -37 -15, तो 37 में 15 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 52, ठीक है। तो -52 बटे 103 आएगा, -52 बटे 103। दिए गए विकल्प में देखिए -52 बटे 103 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में दिया गया है √7 प्लस √6 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान क्या होगा। यहां पर दोनों में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, ये a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर ये हो जाएगा तो इसका मान 7 आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 6 प्लस 200 ये पहले का है, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, प्लस 200 ये पहले का है, यानी 201 इसका मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, √2 4 पर घात 1/3 5 पर घात 1/4 और 3 पर घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए यहां पर सब में घात अलग अलग है तो डायरेक्टली आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये √25 और √26 में कौन सी संख्या छोटी है, तो आप आंख बंद करके 25 को छोटी बताएंगे और 26 को बड़ी बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि यहां पर जो वर्गमूल है दोनों, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 25 पर घात 1/2 और 26 पर घात 1/2। तो यहां पर ये देखिए ये दोनों जगह घात कॉमन है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर घात सभी जगह अलग अलग है, इसलिए डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग। सबसे पहले घात को समान करना होगा, तो पहले मैं एक अरेंज्ड वे में इसको लिख लेता हूं। तो √2 का मान क्या हो जाएगा, 2 पर घात 1/2। उसके बाद से दिया गया 4 पर घात 1/3, उसके बाद दिया गया 5 पर घात 1/4 और उसके बाद दिया गया 3 पर घात 1/6। जब भी ऐसा दे तो सबसे पहले जो भी घात का आधार है, यानी कि जो हर है, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सभी का आधार 12 करना है। अब आप कैसे भी 12 कर सकते हैं, देखिए कैसे कर रहा हूं। यहां पर 2 पहले से है, 12 करने के लिए हमें 6 ऊपर और 6 नीचे से गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। तो ऊपर 6 और नीचे भी 6 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, क्योंकि 6 से 12 काट देंगे तो फिर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। इसी प्रकार से इसको भी 12 करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप कहेंगे कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 4 पर घात 4/12 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। इसके बाद से 5 पर घात इसको 12 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3/12 हो जाएगा। इसके बाद से 3 पर घात इसको 12 करने के लिए 2 से करना पड़ेगा, 2/12 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। चलिए अब 2 पर घात 6 का मान होता है, 2 पर घात 6 का मान होता है 64 होता है, और उस पर घात 1/12। उसके बाद से 4 पर घात 4 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 पर घात 1/12। उसके बाद से 5 पर घात 3/12 दिया गया, तो 5 का क्यूब का मान कितना होता है, 125 होता है, पर घात 1/12। उसके बाद से 3 पर घात 2 का मान होता है 9 पर घात 1/12। अब देखिए जो भी संख्या सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे छोटी आएगी, क्योंकि घातांक अब सबका बराबर हो गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये 9 थी, और 9 वाला हमें किससे मिल रहा था, ये इससे मिला था, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि संख्या ये 3 से विभाजित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो, ठीक है। चलिए, किसी भी संख्या का 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16 और 16 6 22 हो गया, और प्लस क्वेश्चन मार्क को मैं x मान ले रहा हूं, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कटना चाहिए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है चारों विकल्पों में से। देखिए अगर मैं यहां पर 8 रख देता हूं तो 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 3 से कट जाएगा, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो 8 यहां पर हो सकता है। इसके बाद से देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 को अगर हम लोग चेक करें तो 22 और 9 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। बाकी के विकल्पों को अब चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि हमसे सबसे बड़ा पूछा गया था। 6 और 7 से सबसे बड़ा कौन सा है, 8 ही तो है, 9 वाला तो वैसे ही नहीं विभाजित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 8 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 प्राकृतिक संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है, यदि इनका लौसा 462 है तो इनका मौसा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पहली प्राकृतिक संख्या को 6x मान ले रहा हूं तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 11x हो जाएगी। और मौसा क्या होता है, जब दो संख्याओं में कोई
एक अंक कॉमन हो, कहने का मतलब कि कोई एक गुणनखंड कॉमन हो, वही तो मौसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा x हो जाएगा। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। प्रथम संख्या 6x गुणे दूसरी संख्या 11x बराबर लौसा में दिया गया 462 और मौसा हमने अभी देखा क्या हो गया, x हो गया। मौसा क्या हो गया, x हो गया। तो यहां पर देखिए यक्स से यक्स कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर यक्स का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि इससे इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, इससे इसको काट देंगे तो 7, यक्स का मान 7 आ गया। यक्स का मान क्या आ गया, 7 आ गया। और यक्स क्या था, यक्स ही तो मौसा है जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, और वही हमसे पूछा गया था मौसा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ऋण संख्या हैं। ऋण संख्या क्या होता है, यानी प्राइम नंबर, यानी कि जो केवल अपने से कटे बाकी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर है। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है, यानी कि बड़े की उम्र देखिए ये दिया गया है और छोटे की उम्र इन्हीं में से कोई एक होगा। और ध्यान ये देना है कि छोटे की उम्र और बड़े की उम्र का योग जो होगा और अंतर जो होगा दोनों जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए पहले विकल्प को अगर हम लोग मान करके चले 8 वर्ष, तो 8 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31, जो कि एक प्राइम नंबर होता है। और अगर 23 में से 8 घटा दें तो क्या बचेगा, 15, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद से देखिए बी वाले विकल्प को लेकर के चले, 23 में 12 जोड़ेंगे तो कितना माना जाएगा, आप कहेंगे कि ये आ जाएगा 35, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, चौथे में 23 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 3 11 के एक हाथ में 1, 3 और 1 4, 41 वर्ष, जो कि अभाज्य संख्या है। और अगर इसको घटाएं, 23 में से 18 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 5, जो कि एक अभाज्य संख्या है। यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी जोड़ने पर और घटाने पर दोनों अभाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अगर चौथे को चेक करें तो 23 में 21 जोड़ेंगे तो क्या माना जाएगा, 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, 54 आ जाएगा, जो कि आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। इसमें से कौन सा अनुपात नहीं संभव है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 सीधे तौर पर 48 को विभाजित कर रहा है। आप ऐसे ही तो करेंगे, मान लीजिए पहले को 3x मानेंगे, दूसरे को 5x मानेंगे और इसका योग 48 करेंगे, तो 5 3 8x हो जाएगा और बराबर 48, और x का मान 6 आ जाएगा, यानी ये पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। तो ये अनुपात नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 ये 48 को पूरी तरीके से काट दे रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए 2 और 6 दिया गया, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और वो 48 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जो कि 48 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सकता, इसलिए ये अनुपात कभी संभव ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यन के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक होगा। यन का मान बोला जा रहा है विषम रखिए, और चारों विकल्पों में से यन का मान विषम रखने पर कौन सा सम संख्या प्राप्त होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए मैं विषम संख्या, एक भी तो विषम संख्या है, सब में मैं n की वैल्यू 1 रख करके देखता हूं। तो जब मैं 1 यहां पर रखूंगा तो क्या मान आएगा, ये मान आएगा आपका 3 में से 8 घटेगा तो ये आ जाएगा -5, जो कि विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। बी वाला देखिए, अगर यन का मान 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 होगा, जो कि विषम है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें सम पूर्णांक वाला ढूंढना है। तो पहला और दूसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 गुणे 1 यानी 4 हो जाएगा, और 4 + 5 9, ये भी विषम हो रहा है, ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा सी वाला देखिए, 3 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, और 3 + 5 8 आएगा, क्या आएगा 8, जो कि एक सम संख्या होती है, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। सबसे पहले हम लोग को यह दिया गया है कि 1 घंटे में वो इतना पढ़ लेती है, और टोटल उसने इतने घंटे पढ़ाई की है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टोटल वो कितना भाग पढ़ ली है, और उसको 1 में से घटा देंगे तो हमें शेष भाग पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
एक घंटे में इतना पढ़ती है 1/3 और टोटल कितने घंटे पढ़ाई की है तो 5 दूनी 10, 10 + 1 11/5 गुणे 11/5 में कर दूंगा तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 11/15 हो जाएगा। ये इतना भाग उसने पढ़ लिया है, इतना भाग पढ़ लिया और शेष भाग निकालने के लिए 1 में से 11/15 कर देंगे तो 15 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेके वो सब प्रोसेस आप जानते होंगे, ठीक है, इसलिए चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4/15 आ जाएगा। 4/15 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। मैं मान ले रहा हूं कि वो संख्या x है। तो पहले क्या बोला गया कि x में से 1/2 हमें घटाना है, तो 1/2 मैं घटा देता हूं। उसके बाद क्या बोला गया कि 1/2 से गुणा करना है, तो जो भी मिला उसमें मैंने 1/2 से गुणा कर दिया। अब हमसे क्या बोला गया कि संख्या किस में परिवर्तित हो गई 1/8 में, तो ये बराबर 1/8 हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करके सीधे तौर पर हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ये इससे काट देंगे तो 4 बार में जाएगा और यहां पर क्या बचा x, इधर ये -2 1/2 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/4 ये प्लस 1/2 ये। एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 2 यानी कि 3/4। x का मान क्या आएगा 3/4। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ पर फालतू में हम लोग समय व्यतीत नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन से लेकर के चलेंगे, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि दोनों का योग 9 दिया गया है। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तो भी 9 आ गया, 6 में 3 जोड़ेंगे तो भी 9 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो भी 9, यानी चारों अभी तक फुलफिल कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि 27 जोड़ दिया जाए। चलिए 54 में अगर मैं 27 जोड़ता हूँ तो कितना मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 7 4 11 का 1 हाथ में 1 6 और 2 8। क्या ये 81 जो है, क्या इस 54 के अंकों का क्रम बदला है। क्रम बदलने का मतलब ये यहाँ पर देखिए अंकों का क्रम उलट जाता है, कहने का मतलब कि 54 है तो ये 45 आ जाना चाहिए था, जबकि जब इसमें 27 जोड़ता हूँ तो 81 आता है, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा, उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें अगर मैं 27 जोड़ूँ तो 54 आ जाएगा, तो इसका क्रम उलटता तो ये 72 आना चाहिए था ना, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके बाद से देखिए अगर मैं 63 में 27 जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा 7 3 10 के 0 हाथ में 1 3 और 6 9 हो जाएगा 90। ये भी इसका क्रम नहीं उलट रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें 27 जोड़ते हैं तो 7 6 13 के 3 हाथ में 1 4 और 2 6। देखिए ये 36 था, 36 से 63 हो गया। 63 कैसे हुआ, क्रम बदला होगा तभी तो, क्रम बदल गया ना। देखिए 3 की जगह 6 आ गया, 6 की जगह 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यूपी टेट 2013 प्रश्न पत्र के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।